सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का। जो कंपोनेंट मैक्सिमम अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, बाकी सारे कंपोनेंट क्या होंगे? सॉल्यूट। और हम पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, कंसंट्रेशन टर्म आपकी एनसीईआरटी में जरूर है, लेकिन वो हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। ठीक, इसकी कंसंट्रेशन टर्म एनसीईआरटी से मत करना, मोल कॉन्सेप्ट में कवर करनी है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। भाई इसमें क्या होगा? सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर होगा नॉन पोलर में। और मोस्टली जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में उनका जब डिसोल्यूशन करते हैं, कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और सॉलिड्स पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता। अब अगर हम बात करें गैस लिक्विड सॉल्यूशन की, तो पोलर गैसेस किसमें सॉल्युबल है? पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर, और नॉन पोलर में। तो अमोनिया और HCl क्या पोलर गैसेस है, सो दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जबकि N2O2 H2 हीलियम ये क्या है? नॉन पोलर है, सो दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, तो अब देखो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर है, लिक्विड में पास आएंगे, एनर्जी कम होगी, सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होगी। और इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो पानी में नीचे पाए जाते हैं, ठंडे पानी में रहते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, प्रेशर। जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ती है। तो यहाँ पे दिखा गया कम वेट रखा तो प्रेशर कम था, सॉल्युबिलिटी कम थी। जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। बस ये ऐसे उससे डायग्राम से समझा। हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ की स्टेटमेंट पढ़ोगे ना आपको ये कंफ्यूज करेगा। हेनरी लॉ सीधा सीधा क्या कहता है? अगर मान लीजिए आपने एक लिक्विड लिया है और उसके ऊपर क्या है? गैस है। ये लिक्विड है आधे में या आधे डब्बे में लिक्विड है, ऊपर क्या है? गैस। अगर ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे ना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगी। दिस इज हेनरीज लॉ। समझ आया? अब हेनरी लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जो यहां पे ये गैस का जो पार्शियल प्रेशर है ओवर सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। क्योंकि पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, ज्यादा डिसॉल्व होगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। या उल्टा बोल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा क्यों है लिक्विड में? क्योंकि ऊपर प्रेशर ज्यादा लगा है। तो कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बोलो या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बोलो। तो P इक्वल टू KH इंटू x हो जाएगा। यहाँ पे KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक, तो P इक्वल टू KH इंटू x का अगर ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप P वर्सेस x में KH आ जाएगा। ठीक, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए तो KH क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घटा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा, और मोल फ्रैक्शन घटेगा तो KH बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ KH बढ़ता है। नेक्स्ट, यहां पे ये आपको गैसेज के KH की वैल्यू दी गई है, बोला ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में अरेंज करो। ये नीट में 2 बार आया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, एनसीईआरटी में आपके एनसीईआरटी ड्रिल में है। तो देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका KH सबसे कम है, फॉर्मेल्डिहाइड की, उससे कम सॉल्युबिलिटी मिथेन की, उससे कम CO2 और सबसे कम आर्गन की। नेक्स्ट है हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन। भाई CO2 को सॉफ्ट ड्रिंक में या कोल्ड ड्रिंक में क्या किया जाता है? हाई प्रेशर पे बंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर पे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। अब ऐसे लिख दे, CO2 इज डिसॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर एट हाई प्रेशर, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, हेनरी लॉ, है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल। लिख के दे दे ऐसे, आगे ना एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेकंड, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं जब वो पानी में नीचे जाते हैं, समुद्री गोताखोर जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? जो आपका ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी ब्लड में डिसॉल्व होने लगती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। तो जब नाइट्रोजन डिसॉल्व होने लगती है तो ब्लड में डिसॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आते हैं, बाहर आते टाइम क्या करेंगे? प्रेशर डिक्रीज होगा, जिसके कारण N2 गैस ब्लड से रिलीज होने लगती है। देखो ऑक्सीजन तो क्या करेगी? अंदर क्या करेगी? रेस्पिरेशन करेगी, है ना, डिसॉल्व हो जाती है ब्लड में। लेकिन N2 तो क्या वापस ब्लड से बाहर आएगी। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा ब्लड से बाहर आने लगती है। जब वो बाहर आती है तो उसके कारण क्या है? ब्लड में N2 के बबल्स बन जाते हैं जो कैपिलरी को ब्लॉक कर देते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं बैंड्स।
क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। तो इसमें क्या कैपिलरी ब्लॉक हो जाती है जो कि पेनफुल और हार्मफुल कंडीशन होती है। ठीक, फिर इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो समुद्री गोताखोर के जो टैंक होते हैं, जो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस ऐड की जाती है। हीलियम गैस ऐड करने का क्या मतलब है, एक तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरा अंदर प्रेशर टोटल क्या है, बढ़ जाएगा, जिससे गैसेस लिक्विफाई भी नहीं होगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कम हो जाएगा तो वो इजीली डिजोल्व ब्लड में नहीं होगी, मतलब इजीली ब्लड में नहीं जाएगी। ठीक, और हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ब्लड में घट जाती है, तो बॉडी में अगर ऑक्सीजन कम जाएगी, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगी, तो इससे सोचने की शक्ति घटती है और शरीर में वीकनेस भी आती है, इसलिए थका हुआ फील करते हो पहाड़ों में जाके आप। ठीक है ना। और कई बार क्या बोल रहा है, हाँ। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर्स। इससे ये किस पे डिपेंड करता है, वोलेटिलिटी, जो ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। टेम्परेचर पे कैसे, बॉइलिंग पॉइंट से समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सेल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में 1 atm के इक्वल, जब आप अपने लिक्विड को बॉइल करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया, जिस टेम्परेचर पे उसका प्रेशर एक्सेल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, जैसे हम क्या करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे एक्सेल प्रेशर घटेगा, एक्सेल प्रेशर घटेगा तो जल्दी ही आपका वेपर्स का प्रेशर एक्सेल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने की बजाय, गोवा में तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा 1 atm पे, जैसे शिमला में जाएंगे वहां पे एक्सेल प्रेशर कम होगा, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले बॉयल होने लग जाएगा, और हमारे जो खाना है उसको प्रॉपर हीट नहीं मिल पाएगी, जिससे खाना पकाने में और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इससे कुकिंग टाइम बढ़ जाता है। नेक्स्ट, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। दोनों लिक्विड आपको क्या लेने हैं, वोलेटाइल लेने हैं। तो दो लिक्विड वोलेटाइल लिए तो रोल्स लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। रोल्स लॉ क्या है, स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ है। It states that vapor pressure of a volatile liquid or surface of solution is directly proportional to mole fraction of that liquid in solution. Mole fraction of that liquid in solution. देखो वहां पे उसने क्या लिखा था भाई, गैस डिसॉल्व कर दी लिक्विड में तो वो एक सॉल्यूशन बन गया था हेनरी लॉ में, और तो गैस का जो मोल फ्रैक्शन था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वेपर प्रेशर ऑफ दैट गैस और सरफेस ऑफ लिक्विड। तो यहां पे इसने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। अरे वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोल रहे हैं क्योंकि गैस ही ली थी आपने, वहां पे गैस प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन था, यहाँ पे दोनों लिक्विड ले लिए वोलेटाइल। तो यहाँ पे जो आपका लिक्विड मिक्स करने पे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए और बी होगा सॉल्यूशन में, और यहाँ पे जो उनका वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या होगा, इनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी पीए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, पीए इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए और पीबी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। दिस इज कॉल्ड रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ है। अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, अगर यहां पे प्रेशर ऑफ ए पीए है और बी का पीबी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, डाल्टन लॉ कहता है इनको ऐड कर दो, पीए प्लस पीबी हो जाएगा, और यहां से वैल्यू पुट कर दो, पीटी इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक अगर चाहे एग्जामिनर मैक्सिमम बच्चों से करवा सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बताया था, अगर एग्जामिनर आपको लिख के दे, पूरा सेटअप समझा दे कि दो लिक्विड को मिक्स किया गया ए और बी को, ए का लिक्विड सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और बी का है एक्स बी, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेज एंड बी इन वेपर फेज आर पीए एंड पीबी रिस्पेक्टिवली, और लिख देगा, फिर इक्वेशन लिख देगा, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन विल बी पीटी इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। दिस इज डाल्टन्स लॉ, हेनरीज लॉ या हैश लॉ, इस टाइप से लिख के दिया। कौन सा लॉ है ये, डाल्टन्स लॉ है, ध्यान रखना, नहीं तो रोल्स लॉ याद आएगा बच्चों को, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट, अब ये पीटी इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी था, मैंने लिक्विड ए को ज्यादा वोलेटाइल मान लिया, तो पीए नॉट ग्रेटर देन पीबी होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स ए की टर्म में सोल्व कर रहा हूँ, तो एक्स बी को भी मैंने एक्स ए की टर्म में लिख दिया 1 माइनस एक्स ए। जैसे ही ये लिखूंगा पीटी इक्वल टू पीबी नॉट पीए नॉट माइनस पीबी नॉट एक्स ए बन गया। तो इस इक्वेशन में देखना, मैं यहाँ पे अगर ओनली क्या करूं, ओनली पीए के अगर आप बनाऊं तो पीए इक्वल टू पीए नोट एक्स ए बनेगा, यहां पे मैक्सिमम हो जाएगा जाके पीए नोट, क्योंकि एक्स ए कितना है 1, और ओनली पीबी अगर आप बनाऊं पीबी नोट एक्स बी बनेगा, ऐसे ये एक्स बी 0 से 1 तक जाएगा, यहाँ पे पीबी नोट हो जाएगा। फिर इन दोनों को मिला दो, देखो फिर क्या करोगे, यहां से ये मिला दिया तो ये बन जाएगा पीटी इक्वल टू पीबी नोट प्लस पीए नोट माइनस पीबी नोट एक्स ए, तो ये वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, इस इक्वेशन का ग्राफ है ये। तो ऐसे ही अगर पीबी ज्यादा वोलेटाइल होगा तो इधर ऊंचा आ जाएगा ग्राफ,
ठीक, समझे कि नहीं समझे? बाकी दोनों ग्राफ सेम है। कोई ये मत बोलना सर ये नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ है नीचे जा रहा है, ये नहीं बोलना आपको, क्योंकि ये भी वाई एक्सिस है ये भी वाई एक्सिस, दोनों एक साथ बता दिए मैंने कंपेयर करके। समझे कि नहीं समझे? ठीक, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज कितना हो जाएगा? पीए इक्वल टू क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू पीटी, तो पीए नोट एक्स ए इक्वल टू वाई ए इनटू पीटी आ जाएगा, पीबी नोट एक्स बी इक्वल टू वाई बी इनटू पीटी आ जाएगा। वाई एंड वाई बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। अब ये क्वेश्चन दे रखा है यार, प्योर लिक्विड ए और बी जिनका वेपर प्रेशर है 60 एंड 18 प्योर फॉर्म, उनका 3 मोल ए का और 2 मोल बी का मिक्स कर दिया और बोला टोटल प्रेशर बताओ। पीटी इक्वल टू पीए नोट एक्स ए प्लस पीबी नोट एक्स बी। अब मेरे लिए इसको सोल्व करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट एक सॉल्यूशन है जिसका मोलर रेशियो ले लिया 1:4 पेंटेन और हेक्सेन का, और उनका प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा 440 एंड 120। वो बोल रहा है पेंटेन और हेक्सेन का प्योर वेपर प्रेशर है, अगर इनका तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन कितना होगा वेपर फेज में? पहले क्या करना, पीटी लेके आना, पीए नोट एक्स ए प्लस पीबी नोट एक्स बी से। पीटी आ गया, फिर ए मान लीजिए पेंटेन है तो पीए नोट एक्स इक्वल टू वाई इंटू पीटी कर देना, वाई आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद ए और बी का क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर का रेशियो दे रखा है 1:2। अगर उनका मोलर रेशियो बना दिया सॉल्यूशन में 1:2, तो मोल फ्रैक्शन बताओ। तो एक काम करो ना, पीए और पीबी को 1 और 2 मान लो रिस्पेक्टिवली, वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी को भी 1 और 2 मान लो। तो पीटी इक्वल टू पीए नोट एक्स ए प्लस पीबी नोट एक्स बी लगाया तो टोटल वेपर प्रेशर आ गया। फिर पीए नोट एक्स ए इक्वल टू पीबी नोट वाई ए इंटू पीटी कर दो। पीए 1 है, एक्स ए 1/3 है, वाई फाइंड आउट करना है, पीटी आपका 5/3 वाई आ जाएगा, और वाई भी करना तो 1 माइनस वाई कर देना। ये क्वेश्चन वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वोलेटाइल कंपाउंड देगा, पी इक्वल टू इक्वेशन दे दी, वो बोल रहा है एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, तो बताओ पीए नोट पीबी नोट कितना होगा? भाई हम जानते हैं पीटी का फॉर्मूला, तो इसको ना एक्स बी की टर्म में ले आओ, तो एक्स बी को एक्स लिख रहे हैं हम लोग, पीए नोट 1 माइनस एक्स ए लिख दो, एक्स लिख दोगे एक्स ए को, और इसको पीबी नोट इंटू एक्स, तो ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा माइनस पीए नोट माइनस पीबी नोट इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, इस इक्वेशन को इसको कंपेयर कर दो, आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला, दो लिक्विड दे रखे ए और बी, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। ए के अगर 2 मोल और बी के 3 मोल ले तो 660 mm ऑफ टोटल प्रेशर, mm ऑफ Hg टोटल प्रेशर आ गया, और 1 मोल ऑफ ए एंड 4 मोल ऑफ बी ले लिया तो कितना आ गया? 620 आ गया। बताओ प्योर का कितना था ए और बी का? भाई सीधा सा है, इक्वेशन लगाओ, पीटी इक्वल टू पीए नोट एक्स ए प्लस पीबी नोट एक्स बी पहले कंडीशन के लिए, फिर दूसरा सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ ए प्लस 4 मोल ऑफ बी वाला, तो 2 इक्वेशन बन गई, दोनों 2 अननोन है, पीए नोट एंड पीबी नोट। सोल्व कर दो, कर लोगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, हमने लिक्विड सॉल्वेंट लिया है जो कि वोलेटाइल है, और सॉल्यूट क्या लिया है? सॉलिड जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो उसमें फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा, नॉन वोलेटाइल का तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, पीबी नोट 0 हो जाएगा, उसका पीए नोट होगा, तो पीटी इक्वल टू पीए नोट एक्स ए प्लस पीबी नोट एक्स बी लिखोगे ना, तो यहां से पीबी नोट तो 0 हो गया, पीटी क्या बच गया? इक्वल टू पीए नोट एक्स ए बच गया। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिखो, एक्स ए को लिखो कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, एन कैपिटल एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उससे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मान लीजिए जैसे वाटर का 760 mm ऑफ Hg है, ठीक, अगर आप उसमें क्या ऐड कर देंगे? ग्लूकोज, सुक्रोज या NaCl ऐड कर देंगे, तो उसका वेपर प्रेशर 373 केल्विन में 760 से घट जाएगा, 750 हो जाए, 740 हो जाए, इस टाइप से। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके पार्टिकल क्या है? सरफेस पे आ जाएंगे। पहले प्योर लिक्विड था, प्योर लिक्विड से पूरे सरफेस से क्या हो रहा था? इवेपोरेशन हो रहा था। अब कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, जिससे सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन कम हो जाता है, जिससे उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होने लगता है। तो एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज लिखवाई है, असर्शन रीजन एग्जामिनर पूछ सकता है। असर्शन आ जाएगा सीधा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट विल बी लेस देन क्या? प्योर विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। असर्शन रीजन, सम सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज कवर्ड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल। रीजन सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट, अब यहां पे ना मैंने डेरिवेशन किया, पीटी को मैंने लिख दिया पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीए नोट को लिख दिया पी नोट। ठीक, और ये डेरिवेशन करके आ गया ऐसे, पी नोट माइनस पीएस अपॉन पीएस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नोट प्योर वेपर प्योर उसका है सॉल्वेंट का, और स्मॉल एन
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये याद करना चाहो तो कर दो, वैसे वो पीछे जो फॉर्मूला लिखा था उससे भी हो जाएगा। दूसरा, अब इसमें ये वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कर लोगे ना। और ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग नहीं, ध्यान रखना, रिलेटिव लोवरिंग कल नेक्स्ट लेक्चर में करना है। ये क्वेश्चंस, वेपर प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेंपरेचर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड 0.8 मोल ऑफ सॉल्वेंट इज 60 mm ऑफ एच। फाइंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो भाई सीधा ये आपको ना पीटी दे रखा है, पीए नोट फाइंड आउट करना है और इनके मोल दे दिया तो मोल फ्रैक्शन से कर दोगे, सीधा सॉल्व हो जाएगा, नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 121.8 when 15 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज टू 120.2। ये हो गया आपका क्या, सॉल्यूशन का, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का, पीए नोट और पीटी हो गया आपके पास। तो एक्स से लिख दो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एम आ जाएगा आंसर। नहीं कर दोगे, या वो फॉर्मूला लगा दो, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, उससे भी हो जाएगा, चाहे किसी सोल्व कर दो। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर देखा है 112.5 mm ऑफ एच एट 300 केल्विन, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। भाई ये दे दिया प्योर का, ठीक, और यहाँ पे आपको 1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, जिसका मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट कर दो, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, तो पीटी इक्वल टू पी नॉट इनटू एक्स से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, मोलर मास दे रखा 60 ग्राम। भाई पीए नोट 100 मान लो, पीटी कितना हो गया 80, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो आपके सामने है ही नहीं कुछ भी क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 750 mm ऑफ एच एट 373 केल्विन, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 373 केल्विन है, वाटर बॉयल होगा 1 atm यानी 760 mm ऑफ एच, तो प्योर का तो 760 mm होना चाहिए था, और दे रखा उसने सॉल्यूशन का 750, तो ये पीटी हो गया, ये पीए नोट, एक्स से बताना मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, एक्स से कितना है 75 और 76, ये आंसर नहीं है। एक्स भी बताना आपको, किसका, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा है, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स से आ जाएगा। तो इनका रेशियो ले लो, एक्स से अपॉन एक्स बी, एक्स से अपॉन एक्स बी क्या आएगा, एन अपॉन एन भी आएगा ना, तो ये आ गया इक्वल टू 75 अपॉन 1। 75 आप मोल्स मान लो ए के यानी सॉल्वेंट के, और बी के मान लो 1, क्योंकि रेशियो वाला ही मान लिया करो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है वाटर का, 75 मोल्स है, 75 इंटू 18 हो गया, और इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका 1 दे रखा है, तो 1 डिवाइड बाई 75 इंटू 18 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि केजी में लिखेंगे तो मोलरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, आइडियल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होता है और रोल्स लॉ के फॉर्मूले से जो वेपर प्रेशर आया वो सेम होगा, तो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट और कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होंगे, और इनमें आपस में ना जो सॉल्यूट का पार्टिकल है, सोलवेंट का पार्टिकल है, आपस में कोई इंटरेक्शन, आपस में जो इंटरेक्शन होंगे ए और बी के जो इंटरेक्शन होंगे वो ए बी यानी सॉल्वेंट के इंटरेक्शन और सोल्वेंट के इंटरेक्शन सेम होते हैं। तो इनमें क्या है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ना वॉल्यूम घटेगी ना बढ़ेगी, तो डेल्टा वी मिक्सिंग का 0, और हीट भी ना रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग का 0, डेल्टा जी लेस देन 0 आएगा, क्योंकि कोई प्रोसेस होती है तो उसका डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस हो गया ना, सॉल्यूशन बन रहा है तो, और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, जब भी मिक्सिंग करेंगे डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आएगा। अब देखो एग्जांपल, सिमिलर टाइप का जिनका नेचर होता है वो क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन, जैसे एन हेक्सेन एन हेप्टेन, बेंजीन टोलिन, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, साइक्लोक्लोरोहेक्सेन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, और क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, CCl4 SiCl4, ठीक, सेम नेचर जिनका। नेक्स्ट, प्रैक्टिकली तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते, लेकिन हम सिमिलर टाइप के कंपाउंड लेके जिनकी सिमिलर नेचर है उनको डाइल्यूट सॉल्यूशन पे आइडियल सॉल्यूशन की तरह तैयार कर सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, इसमें ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन विल नॉट बी इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, ना ही ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट और कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग का भी नॉन जीरो हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग का भी नॉन जीरो हो जाएगा, लेकिन डेल्टा जी और डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक। तो अब जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, एक तो होता है वो पॉजिटिव डेविएशन वाले, इनमें क्या होगा, जो ए और बी के इंटरेक्शन है वो ए बी के इंटरेक्शन से ज्यादा होंगे, तो इसी कारण से जो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो आएगा वो थियोरेटिकल यानी कैलकुलेटेड से ज्यादा आएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इस केस में कम हो जाता है, क्योंकि वेपर ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ए बी के इंटरेक्शन कम है तो वो सॉल्यूशन में नहीं रहना चाहते, वो वेपर फेज में जाना चाहते हैं, तो वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, और अगर बाहर भागेंगे तो वॉल्यूम
मिक्सर का बढ़ जाएगा, डेल्टा वी मिक्सर का ग्रेटर देन 0। और अब ये बाहर भाग रहे हैं, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको मिक्स कर रहे हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा और डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। ठीक, अब पीछे आपने देखा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ वैसा आ रहा था जैसे कल हमने पढ़ा, तो अब जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ वो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन वाले में ग्राफ ऊपर जाएगा, ऐसे पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल लो जिनमें सिमिलर नेचर नहीं है, नेचर सिमिलर नहीं है और आपस में कोई अच्छा इंटरेक्शन भी नहीं है। जैसे ये देखो CCl4 एसीटोन, CH2 एसीटोन, बेंजीन एसीटोन, आपस में है कोई खास इंटरेक्शन नहीं और सिमिलर नेचर भी नहीं है। बेंजीन CCl4 और इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल CH2, इथेनॉल एसीटोन। यहाँ पे इथेनॉल वाटर, ये एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इसमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरेक्शन तो है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना वाटर वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बना। नेक्स्ट, इसके बाद नेगेटिव डेविएशन वालों में क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन अच्छा होगा किससे, ए और बी इंटरेक्शन से, इसलिए वेपर्स कम बनेंगे तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर रोल्स लॉ से कैलकुलेट किए गए फॉर्मूले से कम आएगा, तो ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वेपर कम बन रहे तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और आपस में उनमें इंटरेक्शन है तो वॉल्यूम कम रहेगी, कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग का लेस देन 0 और आपस में इंटरेक्शन से हीट रिलीज होगी, डेल्टा एच लेस देन 0 आ जाएगा, डेल्टा जी लेस देन 0 और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हमेशा मिक्सर के लिए रहेगा। तो इसमें नेगेटिव डेविएशन दिखा देना, ऐसे स्ट्रेट लाइन की बजाय नेगेटिव डेविएशन। इसके एग्जांपल में सब में देखो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, सब में क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड के साथ भी करेगा, HNO3 के साथ भी करेगा, वाटर HNO3 के साथ भी बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, वाटर HCl के साथ भी करेगा, फिनोल एनिलीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, एसीटोन एनिलीन भी करेगा और क्लोरोफॉर्म पायरोल भी करेगा। इसमें सारे एग्जांपल आ गए। ये जो एग्जांपल आज मैंने आपको कराए हैं ना, इनसे बाहर ना तो एग्जामिनर पूछेगा ना कोचिंग वाला पूछेगा, कोचिंग में भी इनसे बाहर एग्जांपल नहीं आएगा जितने मैंने आज लिखवाए, बाकी जो DR लिख जाए NCERT में इनसे बाहर तो आना ही नहीं है एग्जाम में। ठीक, अब देखो सिंपल बता रहा हूं, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल याद करने में। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट भी कैलकुलेटेड के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग का 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग का 0, डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, ये आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन कौन बनाएंगे, जिनमें सिमिलर नेचर के होंगे, जैसे एनहेक्सेन एनहेप्टेन, बेंजीन टोलिन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इस टाइप के एग्जांपल हो गए। अब आएंगे सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, उसमें क्या होगा, ए बी के इंटरेक्शन कम होंगे, किससे, ए और बी से। तो इसमें ऐसे एग्जांपल आपको लेने हैं जिनका नेचर क्या है, डिफरेंट है और आपस में इंटरेक्शन भी अच्छा नहीं है, जैसे इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस CH2, इथेनॉल प्लस वाटर और इसके अलावा एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस CH2 एटसेट्रा। तीसरा आपका आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, जिनमें ए बी में इंटरेक्शन अच्छे होंगे, किससे, ए और बी से। इसके सारे वो एग्जांपल आएंगे जिनमें आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म HNO3, वाटर HNO3, वाटर HCl, ठीक, फिनोल एनिलीन एटसेट्रा, ये सब आ जाएंगे, है ना, कर लोगे ना। अब नेक्स्ट एजियोट्रोप। एजियोट्रोप कैसे बनते हैं, ये होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। ठीक, ये इनको ना फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करके बनाया जाता है और पूरा जो मिक्सर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ठीक, और इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, यानी उबाल के इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ये दो टाइप के होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएंगे, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जैसे इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल 95% लेना है और वाटर 5% लेना, इसी प्रोपोर्शन में बनेगा, बाई वॉल्यूम लेते हैं इसमें, NCERT में लिखा बाई वॉल्यूम लेंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन वाले बनाएंगे, क्योंकि उनमें आपस में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहलाएगा। ठीक, HNO3 प्लस H2O, HNO3 68%, H2O 32% बाई मास होता है। ठीक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 4 होती है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहला हमने पढ़ा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो यहां पे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं वोलेटाइल सोलवेंट में, तो इसका जो डेरिवेशन आएगा, देखो एक तो यहां पे आया PA0 माइनस PT बाई PA0 इक्वल टू XB, यानी ये होता है आपका RLVP। ठीक, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइड बाई प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर,
ये होता है RLVP, इट इज इक्वल टू XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपके स्टेटमेंट आ सकती है, और जिस दिन आएगी ना बच्चे बोले ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये आ सकती है एग्जाम में आई। ठीक, इधर सुनो, इसको हाईलाइट करके लिख सकते हो आप, है ना, इसको बॉक्स में बंद कर देना बेशक ऐसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप येलो पेन से जैसे हाईलाइट करके लिख लो। अब इधर देखो, जब हम लिखते हैं डेराइव करते हैं, इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, P नोट माइनस P अपॉन P नोट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्या होता है, RLVP का फॉर्मूला है, ये RLVP है। इसको डेल्टा P बाई P नोट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो आपने कल पढ़ा था P नोट माइनस P अपॉन P, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइड बाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये RLVP नहीं है। नीचे क्या होना चाहिए, P नोट होना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट का होना चाहिए, वो RLVP है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या होता है, जब हम सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, प्योर सॉल्वेंट का, ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ऐसे ही जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो कम वेपर्स बनेंगे, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तब जाकर के इसका यहां पे वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm आएगा। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो यहां पे TB नोट से TB तक जो बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, TB माइनस TB नोट होता है, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TB नोट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा TB हमेशा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे KB क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट बोल दो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल दो, या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल दो। और KB किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब मोलरिटी को यहां रख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, WB बाय MB डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 kg में करने के लिए फिर ये फॉर्मूला डिराइव कर दो, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक, आप बस एक तो वो फॉर्मूला याद रखना, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक ये KB इक्वल टू MA इंटू R इंटू TB नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला याद करना है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके बाद क्या आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का किसी भी लिक्विड का किसमें, लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में क्या हो जाए, वेपर प्रेशर सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो ये सॉल्वेंट है, इसका हम क्या कर रहे हैं, मैं टेम्परेचर घटा रहा हूं, इस टेम्परेचर पे आके ये लिक्विड फेज में भी है और सॉलिड फेज में भी। तो यहाँ पे सॉलिड का और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट, TF नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉल्यूशन में जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, वेपर्स कम बनते हैं। तो लगातार आपको टेम्परेचर ज्यादा कम करना पड़ता है, और ज्यादा कम करते करते देखो यहाँ आके सॉलिड फेज में आएगा। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। इसीलिए पहाड़ों में जब बर्फ गिरती है, सड़कों पे नमक छिड़का जाता है ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाए और वो पानी बह जाए, ताकि वहां पे स्नोफॉल से कुछ ना कुछ राहत मिले। नेक्स्ट, डेल्टा TF इक्वल TF नोट माइनस TF, वही आपको पता है। और डेल्टा TF यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, और डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। KF है डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल दो या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल दो, और ये भी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, KF हो या KB, दोनों की यूनिट क्या होगी, केल्विन पर मोलल, या बोल दो केल्विन kg पर मोल बोल सकते हो, दोनों की सेम होती है। अच्छा, ये फिर वही मोलरिटी का फॉर्मूला रख के वो डेराइव करना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। KF का सीधा फॉर्मूला याद कर दो, डायरेक्ट MA इंटू R इंटू TF नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फिर ये क्वेश्चंस किए, इसमें कुछ 36 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया 500 ग्राम वाटर में, किस टेम्परेचर में वाटर बॉयल होगा सॉल्यूशन बनने के बाद। तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलो, डेल्टा TB आ गया यहाँ से। तो डेल्टा TB की है क्या, TB माइनस TB नोट। TB नोट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, तो इसको कर दोगे सोल्व। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया बेंजीन का, और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया 1.8 ग्राम 90 ग्राम बेंजीन में। बॉइलिंग पॉइंट अब सॉल्यूशन का 354.11 हो गया। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा TB आ जाएगा सॉल्यूशन का माइनस प्योर सॉल्वेंट का माइनस करके बॉइलिंग पॉइंट। फिर डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M कर देंगे। KB आपके पास दे रखा क्वेश्चन में, और मोलरिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg के लिए 90/1000 कर दिया, M आ जाएगा। ठीक, कर लोगे सोल्व। नेक्स्ट, फिर एक क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट एक ही बात होता है। तो ये डेल्टा TF दे दिया इसने 1.5, और KF दे रखा है
वेट कितना कैलकुलेट करना, डिवाइड बाय इसका मोलर मास यहां से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दिया, डिवाइड बाय 75 ग्राम में डिसोल्व किया है, 75 बाय 1000 क्योंकि केजी में रखते हैं, सोल्व कर दो W आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ एच जितना दे रखा है, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड इन 500 ग्राम वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे इतना बढ़ाना, तो डेल्टा टी भी आ गया ना आपका 0.37 केल्विन या 0.3 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, तो इक्वल टू केबी इनटू एम, केबी की वैल्यू देखिए वाटर की, और मोलरिटी वेट कितना है पता नहीं, डिवाइड बाय मोलर मास सुक्रोज का 342 डिवाइड बाय 500/1000 केजी इंपुट करने के लिए सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम वाटर, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, भाई डेल्टा टीएफ आपका कितना है हमें पता नहीं है, केएफ पता है, मोलरिटी आपको पता है, तो आ जाएगा डेल्टा टीएफ, फिर डेल्टा टीएफ इक्वल टीएफ नॉट माइनस टीएफ होता है, डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना, इसको 0 डिग्री रखना तो टीएफ आ जाएगा, कर दोगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस, इफ केएफ और केबी दे रखा है, देन अबोव सॉल्यूशन फ्रीज एट, तो आपको डेल्टा टीबी तो पता 0.18 हो गया, 100.18 में से 100 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दिया, तो डेल्टा टीबी पता, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम होता है, डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 को 2 से, तो यहां से डेल्टा टीबी आपका वैल्यू पुट किया था, डेल्टा टीएफ आपको पता नहीं है, केबी केएफ पता है, तो डेल्टा टीएफ आ गया, डेल्टा टीएफ से फ्रीजिंग पॉइंट बता दोगे। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन सारे, ये भी ऐसे, आरएलवीपी प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 71.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना, देन मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, डेल्टा पी बाई पी नोट दे दिया 0.00713, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन कर दो, वेट दे रखा सोल्यूट का, मोलर मास नहीं पता, डिवाइड बाई सोलवेंट के मोल्स, आंसर आ जाएगा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट मस्ट बी एडेड टू 180 ग्राम वाटर सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाई 10%, 100 मान लो इनिशियल था तो 10% से कम हो गया, 90 बच गया, 100 माइनस 90/100, और यहाँ पे स्मॉल एन बाई कैपिटल, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मोल्स ऑफ सोलवेंट, कर दोगे। नेक्स्ट ऑस्मोसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड का फ्लो ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन साइड या सॉल्यूशन की साइड प्रेशर अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे ये ऑस्मोसिस बंद हो जाता है, तो जिस प्रेशर पे ये बंद हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड osmotic pressure. The minimum extra pressure required to apply on solution side or high concentration side to osmosis is called osmotic pressure. ये देखो एक्स्ट्रा पाई लगा दिया, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं osmotic pressure को। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिखा रखा है, इसमें सॉल्यूशन रखा है, बाहर ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में फ्लो करेगा तो ये ऊपर जाएगा, सॉल्यूशन धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाता रहेगा, और ऊपर जाएगा कितना, रुक जाएगा एक जगह पे जाके, मान लीजिए एच हाइट पे, तो पाई इक्वल टू रो जी एच कर देंगे ना, यहाँ पे रो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, जी ग्रेविटी और एच, ये कितनी हाइट पे गया सॉल्वेंट से ऊपर, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, पाई इक्वल टू सीआरटी हो जाएगा, फिर सीआरटी में सी रख दो यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट WB बाई MB बाई V, तो MB आ जाएगा यहाँ से। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे बायोमोलिक्यूल हो गए, प्रोटीन है, पॉलीमर, जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते, उनके लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनको आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, यानी जिनकी कंसंट्रेशन सेम होती है, तो उनको अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दोगे तो नेट फ्लो लिक्विड का क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी बोथ साइड सेम फ्लो होता है। ठीक, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे ब्लड सेल का जो फ्लूइड होता है उसकी कंसंट्रेशन होती है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, तो इसी सॉल्यूशन में अगर उसको रख दिया जाता है तो यहाँ पे आपका सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा, सेल रिमेन्स सेम, क्योंकि उसमें फ्लो को जो होगा दोनों साइड सेम होगा, नेट फ्लो 0 हो जाएगा। और अगर ज्यादा कंसंट्रेशन वाले में रख दो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl से ज्यादा, तो क्या होगा, सेल से बाहर पानी आएगा, लिक्विड आएगा, फ्लूइड बाहर आएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगी। दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज हाइपरटोनिक। और अगर कम कंसंट्रेशन वाला रख दिया तो इस केस में सेल के अंदर पानी जाएगा, सेल फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर इसके बाद ये ऑस्मोसिस के फिनोमिना बताया, जैसे अगर आप कच्चे आम को नमकीन पानी सोल्टी वाटर में रख दो तो वो सिकुड़ जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक, अगर मुरझाए फूल को पानी में रख दे वो रिवाइव कर जाता है, मुरझाए गाजर को उसको पानी में रख दो वो वापिस रिवाइव कर जाती है।
ठीक, ये सारे किसके एग्जांपल है? ऑस्मोसिस के। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा नमक खा रहा है तो उसके जो टिश्यूज है उनमें वाटर रिटेंशन हो जाता है और सेल्स में स्पेस हो जाता है, क्योंकि टिश्यूज में क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो सेल से लिक्विड बाहर फ्लो करेगा, सेल सिकुड़ जाएगी और उसमें बीच में पानी भर जाएगा, तो इससे पफिनेस या स्वेलिंग आ जाती है। दिस इज नोन एज एडिमा। वाटर क्या है, जो सोइल से रूट्स के थ्रू जाता है, रूट्स के थ्रू फिर ऊपर जाता है, तो ये भी, इसमें भी क्या होता है, पार्टली आपका ओस्मोसिस प्रोसेस ही होती है। और जब हम मीट वगैरह पे नमक छिड़क देते हैं या फ्रूट्स वगैरह पे शुगर छिड़क देते हैं तो उससे कंसंट्रेशन बाहर उसके सरफेस पे बढ़ जाएगी। जैसे ही बैक्टीरिया डेवलप होगा तो बैक्टीरिया की जो सेल्स है, बैक्टीरिया से पानी बाहर निकलेगा और वो सिकुड़ के मर जाएगा। ये भी क्या है, ओस्मोसिस का फिनोमेना। ऐसे हम फूड प्रिजर्व करते हैं। रिवर्स ओस्मोसिस में क्या होता है, व्हेन प्रेशर मोर देन osmotic pressure is applied on solution side या high concentration side, then water will flow from solution to solvent side या liquid will flow from high concentration to low concentration side. This is known as osmosis. तो ये मैंने आपको डायग्राम से समझाया था। ठीक है, क्वेश्चन देखो, a 5% solution of cane sugar molecular weight दे रखा है 342 is isotonic with 1% solution of substance X. What is the molecular weight of X? इसमें क्या करेंगे बोलो भाई? यहां पे 5% का मतलब क्या है, 5% वेट बाय वॉल्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि पाई इक्वल टू सीआरटी लगाएंगे ना हम, तो इसमें दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 करेंगे, C1 इक्वल टू C2। कंसंट्रेशन इक्वल करनी है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो हम उसको अज्यूम करेंगे कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया। ये इशारा आपके लिए। अगर मान लीजिए कभी बोल दे 5% वेट बाय वेट है, ठीक, और बोल दे आपको मोललिटी कैलकुलेट करो, तो आप नहीं, ऐसे बोल दिया 5% है, 5% सॉल्यूशन दे दिया, मोललिटी कैलकुलेट करो, तो मोललिटी में आपको मोल चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो अंडरस्टूड है क्या है वो, 5% वेट बाय वेट है। अगर डेंसिटी नहीं गिवन है तब, मतलब डेंसिटी वगैरह नहीं है, बस सीधा लिख दिया 5% NaOH है, उसका मोललिटी कैलकुलेट करो, तो आप समझ जाओगे 5% वेट बाय वेट है, 5 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वहां से आप वेट से कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स और फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोललिटी। ठीक, अब देखो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 करने के लिए ये हो जाएगा 5 ग्राम शुगर इन 100 ml सॉल्यूशन, ये हो गया 1 ग्राम X इन 100 ml सॉल्यूशन, तो इसका C1 इक्वल टू C2 आएगा, नंबर ऑफ मोल्स 5/342 डिवाइड बाई 0.1 लीटर, 1 बाई मोलर मास पता नहीं है और 0.1 हो गया सोल्व, M आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई 10 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 1 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है इतना, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, पाई इक्वल टू CRT। वेरी वेरी सिंपल, कर दोगे क्या? नेक्स्ट, वांट होप फैक्टर डिसोसिएशन। देखो जनरली हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हम आयंस का, उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन को कंसीडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो ग्लूकोज, सुक्रोज या यूरिया इनके लिए किए हैं और उनका कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता। लेकिन जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे सॉल्यूट के, और सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और एसोसिएशन से पार्टिकल घटेंगे तो उससे भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर आई से। आई क्या है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या नॉर्मल मास बाई एबनॉर्मल मास, और आई इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइड बाई बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये फॉर्मूले हो गए, है ना। नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो आई बढ़ेगा, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड से ज्यादा आएगी, आई ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसमें ना ये मैंने पूरा डेरिवेशन कराया, इसको मत याद करो, आप सीधा इसमें फॉर्मूला याद रखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक। तो यहां पे अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा I-1 अपॉन N-1। बोलो कोई डाउट है क्या? N क्या है? टोटल आयंस कितने हैं उसमें, कैटायन एंड आयन कितने हैं टोटल, ठीक। और अगर कभी अल्फा आपको नहीं दिया है तो 100% मानना है, उस केस में I इज इक्वल टू क्या आ जाता है? N आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, इसके बाद ये एग्जांपल कराया भाई, जब अल्फा 100% है, देखो I कितना आ गया? 2 आ गया ना, देखो सोल्व करने पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके, एक कैटायन एक एनायन, ठीक। अगर K2SO4 का लेते, इसमें अल्फा 100% मानो, I कैलकुलेट करो फॉर्मूले से 3 आएगा, क्यों? 2 कैटायन एक एनायन, टोटल 3 पार्टिकल हो गए। और अगर अल्फा 50% है तो वैल्यू पुट करो 0.5 I-1/3-1, तो सोल्व करके कितना आ रहा है? 2 आ जाएगा। कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट, ये K4 एफिशिएंट 6 के लिए करा रखा है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे ही। एसोसिएशन में क्या होगा? आयंस घटते हैं तो I <1 आएगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड से कम हो जाएगी।
तो n पार्टिकल एसोसिएट हो गए, इसमें से मान लीजिए डिग्री ऑफ अल्फा एसोसिएशन अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बाई n। तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो इसमें भी, डिग्री ऑफ एसोसिएशन विल बी इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n। कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद ये देखो, ये एसिटिक एसिड को मैंने एसोसिएट करके दिखा रखा है, एक बार 100% मान के तो आई यहाँ पे 1 पुट करना, तो जितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं ना आई उतना ही आ जाएगा, 1 बाई n कर देना। तो 1 बाई n कितना हो गया, 1/2, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण होता है इसमें, अल्फा इक्वल टू 80% है तो 0.8 रखा, 1 माइनस आई 1 माइनस 1/2, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, आई 0.6 आ गया। ऐसे कर लोगे। फिर कोई भी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे आएगी, आई इंटू कैलकुलेट, जैसे पाई इक्वल टू आई सी आर टी, डेल्टा टी इक्वल टू आई इंटू के बी एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ एम, और डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू आई इंटू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन वेरी वेरी इजी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है और 5 ग्राम Na2SO4 डिसॉल्व किया गया 45 ग्राम वाटर में, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -3.82। बताओ वांट ऑफ फैक्टर कितना है भाई, यहां से डेल्टा टीएफ आ गया आपका 3.82, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। आपके पास डेल्टा टीएफ है, के एफ है, मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स 5 डिवाइड बाई मोलर मास है ना, और डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सोल्व कर दो आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX is 20% ionized if KF4 water is 1.86, लोवरिंग ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो पहले अल्फा कैलकुलेट, अल्फा वाले फॉर्मूले से आई कैलकुलेट करना, फिर डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम कर लोगे। नेक्स्ट ये 0.002 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है कंपाउंड का, ये इतने पे फ्रीज हुआ -0.00732 पे, तो नंबर ऑफ मोल आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो यहाँ पे क्या करोगे, डेल्टा टीएफ आ जाएगा 0 माइनस करके, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम कर दो, के एफ आपके पास है, एम आपके पास आई आ गया, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं 1 मोल से, दैट इज कॉल्ड आई, वांट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट तो ये 2.95 ग्राम NaCl 2.925 ग्राम NaCl दिया है, 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना, के भी दे रखा है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिए। आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मोलालिटी आ गया, के एफ आपके पास, के भी आपके पास है, और आई आपके पास है, आई 2 लेना, इसका अगर नहीं दिया 100% आयनाइजेशन मानेंगे। नेक्स्ट इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ K3FeCN6 इज इतना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इफ KF4 वाटर इज 1.86। भाई लो कंसंट्रेशन पे क्या मानते हैं, मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी, डेल्टा टीएफ आ गया, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, आई आएगा, फिर अल्फा वाला फॉर्मूला लगाना, आई -1 अपॉन n-1 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड है बेंजीन में, सोज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1.518 का, कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड इन बेंजीन इफ Kb, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू Kb इंटू एम किया, आई आया। फिर एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाओ डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n, n कितना लेना है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड एसोसिएट होगा तो 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो n2 लेना है, आई आपके पास है, अल्फा आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग 80% डिसोसिएशन, पाई इक्वल टू ICRT आ जाएगा। ठीक, कर लोगे, पाई इक्वल टू ICRT से आई आ जाएगा, फिर आई से क्या कर, अच्छा पाई इक्वल टू ICRT में पहले आई कैलकुलेट किया हमने, इस फॉर्मूले के लिए आई चाहिए, आई कैलकुलेट किया अल्फा से, फिर 20% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, 20 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट इन 100 ml, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा। कैसे आएगी कंसंट्रेशन, 20 डिवाइड बाय इसका मोलर मास 164, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम 0.1 लीटर हो जाएगा 16। नेक्स्ट 2 सॉल्यूशन दे रखे ग्लूकोज के, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया फर्स्ट का और सेकंड का, बोल रहा है 1 लीटर फर्स्ट का और 2 लीटर सेकंड का मिला गया, फाइंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, पाई इज इक्वल टू रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पाई1 v1 प्लस पाई2 v2 बाई v1 प्लस v2, जैसे आप वो करते थे ना m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, एग्जैक्टली वैसा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग डिप्रेशन एट सेम कंसंट्रेशन, भाई डेल्टा टीएफ किसका मैक्सिमम होगा, जिसका आई मैक्सिमम, तो सीधा आंसर 4 आ जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा, भाई जिसमें हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका डिप्रेशन मिनिमम होगा, डेल्टा टीएफ जिसका कम होगा, क्योंकि डेल्टा टीएफ बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, तो डेल्टा टीएफ बढ़ा फ्रीजिंग पॉइंट घटा, तो जिसका डेल्टा टीएफ कम है, जिसका आई कम है, उसका डेल्टा टीएफ कम, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कर लेंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, इस क्वेश्चन में मैंने अलग कुछ नहीं किया, इनकी कंसंट्रेशन अलग दे दी और इनके आई अलग है, तो आपको ना यहाँ पे मोलरिटी को पहले मोलरिटी मानना,
फिर डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, के एफ तो सबके लिए सेम है, तो आई इंटू एम का प्रोडक्ट लाना सबका, आप यहां पे ले आओगे आई इंटू एम, और जिसका आई एम ज्यादा आ गया उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? जिसका डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा आएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम आएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये 4 सॉल्यूशन दे रखे सेम कंसंट्रेशन के, उनका वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो देखो जब भी आई बढ़ेगा, जब भी वांट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। बोलो कोई डाउट है क्या? और बाकी अगर कैलकुलेट करना है ऐसे कर सकते हो भाई, डेल्टा पी बाई पी नोट आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, आई बढ़ा तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ा, और लोवरिंग बढ़ा यानी सॉल्यूशन का प्रेशर घटा। अरे डेल्टा पी बढ़ा, डिफरेंस बढ़ा, तो सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा तभी तो बढ़ेगा, क्योंकि पी ये क्या पी माइनस पी नोट होता ना बाई पी नोट, ठीक। तो आई बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर घटता है। फ्रीजिंग पॉइंट में भी वैसे डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नोट माइनस टीएफ। आई बढ़ता तो डेल्टा टीएफ बढ़ता है, और डेल्टा टीएफ बढ़ता तो फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबीएम, केबीएम आई बढ़ा तो डेल्टा टीबी बढ़ेगा, और डेल्टा टीबी बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, वो आपको पता ही आसान है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है 1 मोल के आई सॉल्यूशन था, उसमें ना क्या ऐड करें ताकि वेपर प्रेशर बढ़ जाए। देखो अगर कोई भी सॉल्यूट आप ऐड करोगे ना, सॉल्यूट तो क्या करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ाएगा, जिससे सरफेस एरिया और ज्यादा कवर होगा और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। और अगर आप उसमें पानी ऐड करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कम होगा, जिससे जिससे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर्स ज्यादा बनेंगे सॉल्वेंट के। नेक्स्ट ये 0.001 मोल, इतना मोलल सॉल्यूशन दे रखा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे दिया, बोल रहा केएफ दे रखा है, देन करेक्ट फॉर्मूला, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम करना, तो आई आ जाएगा आपका आई 3, देख लो किसके लिए 3 है, या सीधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कर दो भाई। पीटी प्लस 2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है, पीटी प्लस 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करेगा, तो यहां पे सब जगह क्या है, पीटी प्लस 4 में है, तो प्लस 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बस इसमें आ रहा है, ऐसे भी हो जाएगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन। Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.